is that a ray of light in a transparent medium of refractive index 1.8 is incident on the surface as shown. The light enters air. Refractive index आपके मीडियम का है, 1.8 उन्होंने आपको दे दिया है, ठीक है। वो बोलते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इन द एयर। अब देखो एक बात तो हम फॉर श्योर जानते हैं कि जब लाइट बीम एयर के अंदर जाएगी मीडियम में से निकल के, एयर की डेंसिटी कम है, इट्स गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो वी आर प्रीटी श्योर अबाउट दैट कि एंगल जो है वो बढ़ के हमें नजर में आएगा, द लाइट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का। आपको याद होगा मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, साइन आई अपॉन साइन आर। उस फॉर्मूले को पढ़ाते हुए मैंने एक बात आपको ये कही थी कि ये एन और ये आर एक ही मीडियम के होते हैं, भले लाइट उसमें आ रही हो मीडियम में या उस मीडियम से बाहर जा रही हो, इट डजंट मैटर, बट ये एंगल इन द डिनोमिनेटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑलवेज ऑफ द सेम मीडियम। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का दिया गया है 1.8, तो मुझे जो डिनोमिनेटर के अंदर एंगल रखना पड़ेगा वो भी मीडियम का रखना पड़ेगा। और मुझे बताओ मैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो एंगल रखूंगा जब वो मैं मीडियम का रखूंगा, तो मुझे 30 रखना चाहिए वहां पे या 60 रखना चाहिए? इस चीज का आप लोग मुझे आंसर दीजिए। ठीक है मुर्तजा, आपका जवाब मेरे पास आ गया। ठीक है सभी है, करेक्ट आंसर एज वेल। बाकी भी जवाब दें। एंगल मुझे इतना पता है डिनोमिनेटर में मीडियम का आएगा। मीडियम में एग्जामिनर ने दो एंगल शो किए हुए, एक 30 शो किया हुआ है, एक 60 शो किया हुआ है। मैं यहाँ पे कौन सा एंगल रखूं, 30 या 60? ठीक है गानिया, व्हाट अबाउट अदर्स? महद, तंजील, मरियम, आयशा बेटा, अगर आपको भी इस चीज के बारे में पता है तो आप बता सकते हो। अरे मुर्तजा अभी आंसर नहीं, अभी तो मुझे एंगल जानना था। ठीक है मैं बता दूंगा आपका आंसर क्या है इसका। मलिया क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा है या कंफ्यूजन है इसमें कोई? अगर समझ नहीं आ रहा बेटा तो बोल सकते हो कि सर आइडिया नहीं है इस चीज के अंदर, ताकि मैं आगे तो बढ़ूँ, मुझे एटलीस्ट पता तो चले कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे। अगर किसी को नहीं समझ में आई है बात कि भाई एंगल नीचे क्या आएगा तो बोल सकते हो। ठीक है भाई, कोई मसले की बात नहीं है, मैं बता देता हूँ अभी। और बाकी महद, तंजील, अरे ये तो वैल्यू ही नहीं है, मैं तो एंगल पूछ रहा हूँ 30 रखूंगा या 60, 0.06 कहाँ से आ गया? बेटा नीचे एंगल हमेशा याद रखना नॉर्मल से मेजर होता है, कभी भी एंगल मेजर करो हमेशा नॉर्मल से मेजर होगा। 60 डिग्री आपका एंगल नहीं है, आपका एंगल 30 डिग्रीज है, आप नीचे 30 डिग्रीज रखेंगे। और ऊपर जो अननोन एंगल एक्स है मैं उसको एक्स ही बोल, अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। जो आंसर आएगा उसका साइन इनवर्स ले लेंगे हम। If I solve it over here, 1.8 into sin 30 रेडियन मोड में कहा चला गया, 1.8 into sin 30, ये आया मल्टीप्लाई साइन इनवर्स ऑफ आंसर 64.15 आ रहा है मेरे पास एक्स। तो लाजमी सी बात है जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 64 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या रूल अप्लाई किया, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, और फिर हमने देखा कि भाई जो एंगल जो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का गिवन हो उसी का एंगल डिनोमिनेटर में आता है। सही, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल डिनोमिनेटर में आता है। हमारे पास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 था, इसका गिवन था, तो इसी का एंगल मैंने डिनोमिनेटर में प्लेस कर दिया। ठीक, और सॉल्व करके निकाल लिया कि मेरे पास जब वो एयर में जाएगा तो उसका एंगल कितना होगा, वो 64.15 आया, यानी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर 64 डिग्रीज। ठीक, ये सवाल भी है, इसका भी एमसीक्यू देख लेते हैं।
ये बोलते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ओपी ऑन द प्लेन मिरर इज 40 डिग्रीज। ठीक है भाई, the mirror is rotated through 10 degrees as shown by the dashed line। जब पूरा मिरर रोटेट कर दिया गया 10 degrees, the direction of the incident ray does not change। इंसिडेंट रे में आपने कोई फर्क नहीं क्रिएट किया। what is the new angle of incidence? नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा वो आपसे ये मांगना चाह रहे हैं। पहले तो मैं आपको मौका देता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है इसका जवाब आप मुझे बता सकते हैं तो बिल्कुल बताइए, वरना फिर ये है कि मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक आंसर ए मिला है, दो आंसर मुझे बी मिले हैं। देखो सिचुएशन को समझो, मैंने अगर अपना मिरर रोटेट किया तो क्या मेरा नॉर्मल रोटेट होगा या नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ। इफ आई रोटेटेड बाय मिरर, would the normal produced on it rotate or not? ठीक है, देखो नॉर्मल लाइन क्या होती थी, नॉर्मल लाइन सरफेस से 90 डिग्री होती थी ना। अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा एक सरफेस है, सही है, इस पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे, सरफेस हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल का एंगल 90 डिग्री। अब अगर मैं इस सरफेस को रोटेट करता हूँ, ऑप्शन में तो नहीं है, तो अब अगर मैं इस सरफेस को रोटेट करता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने सरफेस ऐसे कर दी, तो नॉर्मल भी रोटेट कर जाएगा ना, क्योंकि नॉर्मल लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन वो होती है जो सरफेस से 90 डिग्री हो। पहले सरफेस आपकी हॉरिजॉन्टल थी तो नॉर्मल बिल्कुल वर्टिकल बना हुआ था, जब सरफेस आपने टिल्ट की तो आपका नॉर्मल भी टिल्ट हो जाएगा। कितना टिल्ट होगा, जितना आपने सरफेस को टिल्ट किया है। मतलब अगर मैं सरफेस को 10 डिग्री टिल्ट करता हूँ तो मेरा जो नॉर्मल था वो पहले जितना एंगल पे था वो भी 10 डिग्रीज पे टिल्ट कर जाएगा, जितना बेस उठेगा उतना नॉर्मल टिल्ट करेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन यही हुई है कि जब आपके पास ये सरफेस मिरर की रोटेट हुई है, उसके साथ साथ आपका नॉर्मल भी रोटेट हुआ है। नॉर्मल इज नॉट लाइक दिस, ये आपका नॉर्मल हो गया, दिस इज द न्यू नॉर्मल बिकॉज इट रोटेटेड विद योर सरफेस। और कितना रोटेट किया उसने, इसने 10 डिग्री रोटेट किया, क्योंकि आपकी सरफेस ने 10 डिग्री रोटेट किया था। ओपी वैसा के वैसा ही है, ओपी में कोई चेंज नहीं आया, जो रे आ रही थी लाइन ओपी उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट इज सेम है। अब देखो एंगल कितना हो गया, हम एंगल कहाँ से बताते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा नॉर्मल से बताया जाता है। तो जब एंगल हमेशा नॉर्मल से बताए जाते हैं तो आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मांगा गया, तो अगर आप और करें कि 40 डिग्रीज ये था और 10 डिग्रीज ये था, तो टोटल आपका एंगल कितना हो गया, 50 डिग्रीज हो गया ना। 30 क्यों बोल रहे थे, 30 तो ये वाला एंगल हो जाता, 30 तो ये वाला एंगल होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से बनता है। तो जब मैंने सरफेस को टिल्ट किया 10 डिग्रीज तो उसका नॉर्मल भी 10 डिग्रीज टिल्ट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास इंक्रीज हो गया बेटा यहाँ पे, सही, एंड इट इज इंक्रीज्ड ऑल द वे टू 50 डिग्रीज।
ये बात अगर नहीं समझ में आई हो अभी तो दोबारा पूछ लो, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को। ठीक है मतलब किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो अभी, ये क्लियर कर दूं मैं, ताकि अगर कोई बात ना समझ में आई हो इस चीज के अंदर, ये बोलो कि सर नहीं समझ में आया बिल्कुल भी, ये क्या हुआ यहाँ पे, एंगल कैसे रोटेट हुआ, तो पूछ लो, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, दिस शोज दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा भाई, अब जरा तो कुछ थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर पहले हम इस वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है फिगर 5.1 shows a ray of light entering a semicircular glass block and striking the glass surface at M, the midpoint of the straight face. ठीक है भाई, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। The ray of light strikes the glass surface at M with an angle of incidence of C equal to the critical angle of light in glass. अच्छा भाई, तो बोल रहे हैं कि जो लाइट इस ग्लास ब्लॉक ने एंटर, इस ग्लास ब्लॉक के अंदर एंटर हुई है और सरफेस पे स्ट्राइक किया है, उसका जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल के बराबर है, इट इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जानी है। क्रिटिकल एंगल से अगर आप ऊपर जाते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलते हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल एंगल, डिफाइन कीजिए क्रिटिकल एंगल को। तो हमें अगर आपको याद हो तो हम लिखते थे कि भाई इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of refraction becomes equal to 90 degrees। से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्रीज हो जाए उसको आप क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब वो बोलने भाई मार्क करके दिखाइए यहाँ पे सर क्रिटिकल एंगल कैसा है। ठीक है भाई, तो इसको मार्क करने के लिए सबसे पहले तो मैं जरा यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ये आ गया नॉर्मल, सही, और ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो हमेशा नॉर्मल से मेजर होता है। फिर वो बोलते हैं कंटिन्यू द लाइट रे आफ्टर इट स्ट्राइक्स द ग्लास सरफेस एट एम। तो भाई आप इस बात का इल्म रखते हैं कि जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंटी हो जाता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंटी होने का मतलब ये है द लाइट रे इज गोइंग टू ट्रेवल पैरेलल टू द सरफेस, बिल्कुल सरफेस के पैरेलल लेकर के जाएगी लाइट। यही तो हुआ आपका 90 डिग्री का एंगल, तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। फिर थर्ड पार्ट का जवाब, ये सेकंड पार्ट का जवाब हो गया आपके पास। ठीक है ना, अब वो आपसे बोलते हैं फिगर 5.2 shows a second ray of light striking M। एक और रे ऑफ लाइट दिखाई गई है, एम को स्ट्राइक करता है। अच्छा, इसका एंगल देखो और ऊपर वाले का एंगल देखो, ये थोड़ा सा कम लग रहा है, सही, इसका एंगल कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। लेकिन देखते हैं एग्जामिनर ने सवाल क्या पूछा, उसके हिसाब से जवाब देंगे हम। वो बोल भी देता है यहाँ पे कि दिस रे हैज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट एम व्हिच इज स्मॉलर देन द क्रिटिकल एंगल। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है। इसका मतलब अब लाइट रे एयर के अंदर जाएगी और 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी बल्कि 90 से छोटा एंगल बनाएगी। बोलते हैं फिगर 5.2 कंटिन्यू दिस रे ऑफ लाइट आफ्टर इट स्ट्राइक्स द ग्लास सरफेस एट एम। इसकी आप रे डायग्राम बनाइए जब वो ग्लास सरफेस एट एम को स्ट्राइक करके निकले। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर ये लाइट रे बाहर जा रही होगी तो ये ऐसे जाएगी, क्योंकि अब तो क्रिटिकल एंगल वाला मामला नहीं है, अब तो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होकर रह जाएगी, तो कुछ और एंगल होगा, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आप चाहो तो इसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन भी दिखा सकते हो, अगर कोई चाहे तो इसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी दिखा सकता है कि भाई पार्शियली थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी हो रही होगी, सही, लेकिन वो लिख दे इसको। लेकिन क्योंकि उसने इसके बारे में पूछा था कि जो इंसिडेंट है ये बाहर कैसे जाएगी,
स्ट्राइक करने के बाद कंटिन्यू करनी थी, तो ये इनफ थी, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इसको बनाता है तो फिर वो लिखेगा कि भाई ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि वो ये ना समझे कि स्टूडेंट ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा दिया। सही, तो आप बताओ ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे। इससे ये होगा कि श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई द स्टूडेंट नोज व्हाट ही हैज ड्रॉन। फिर वो बोलते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास इज 1.5। ठीक है भाई, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको 1.5। The third ray enters the block from air with an angle of incidence of 50 डिग्री। तीसरी रे है वो 50 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट करती है। अज्यूम करता हूँ मैं यही है वो तीसरी रे। सही है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे क्यों मैं इतना और डायग्राम ड्रॉ करूँ, मैं अज्यूम करता हूँ भाई ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है। ठीक है, वो बोलते हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अगर आपको याद होगा तो नॉर्मल से मेजर होता है, वही एंगल मांग रहे हैं। तो जनाब आपको फॉर्मूला मैंने सिखाया था n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का रूल भी सिखाया था कि n और r सेम मीडियम के होने चाहिए। तो अगर आपको 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया गया है तो नीचे भी जो एंगल आएगा वो ग्लास का आएगा। तो काइंडली अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। अच्छा, ये सवाल मैंने थोड़ा सा गलत देख दिया, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट बताया हुआ था इसमें। माय बैड, माय बैड। सवाल में उन्होंने थोड़ा सा एक डिफरेंस बताया हुआ था, वो हम जरा देख लेते हैं। उन्होंने इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 नहीं बोला। उन्होंने जब भी उन्होंने बोला था थर्ड रे एंटर्स द ब्लॉक फ्रॉम एयर, ये थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। सही, ये थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। यहाँ पे लाइट ऐसे आई है बेटा, अगर ये ब्लॉक है तो लाइट रे एयर से आई है। सही, एक थर्ड लाइट रे एयर से आई है आपके पास, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया गया था आपको 50 डिग्रीज। ये एयर है और ये ग्लास ब्लॉक है। तो वो जैसी इसमें एंटर होगी, लाजमी सी बात है इसका एंगल कम हो जाएगा। एंगल वाज रिड्यूस्ड, और आपसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मांगा गया है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन असल में यहाँ है, इसको ब्लॉक के अंदर। मैं समझा वो लाइट ब्लॉक से एयर में गई है, मैंने पढ़ा तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो एयर से ब्लॉक में आई। तो ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो अब आप इसको जब वैल्यू पुट करोगे, एन रखा जाएगा 1.5, नीचे उसी मीडियम का एंगल, उस मीडियम का एंगल इस वक्त एंगल आर है, हमें नहीं पता, मालूम करना है हमें ग्लास में, और इंसिडेंस इस वक्त हमारे पास 50 डिग्री है। तो यहाँ से हम एंगल आर जो है वो मालूम करना है।
थोड़ा सा डिफरेंट मैंने गलत पढ़ दिया था, इस वजह से सवाल डिफरेंट हो गया था। 30.7 दैट इज 31 डिग्रीज आना चाहिए आप लोगों का आंसर। ठीक है भाई, आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। सबका आंसर आ गया 31, या अभी किसी का कोई इसमें क्वेरी है, कोई मसला है इस बात को समझने में? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक इसी तरह का सवाल भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन डिस्पर्जन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। व्हाइट लाइट का 7 कलर में डिस्पर्स होने का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कहते हैं कि फिगर 5.1 shows a ray of white light incident on a glass prism. Figure 5.1 is not complete. It shows only the ray of lead light produced from white light. सिर्फ रेड लाइट दिखाई गई है। Although in figure 5.1, draw the ray of blue light produced in and beyond the prism. प्रिज्म के अंदर और प्रिज्म के बाहर आप ब्लू लाइट ड्रॉ करके दिखाओ। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर से मिलके बनी होती है। इसमें योर ये होता है पूरा, और ये जो ऑर्डर होता है ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का होता है। तो मैंने एक बात ये कही थी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा बेंड करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो कम बेंड करता है। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक बेंडिंग से है। So the one that has a higher frequency bends the most, and the one that has the lowest frequency bends the least. So red has the lowest frequency, it bends least. Violet has the highest frequency, it bends the most. तो उन्होंने रेड लाइट बना के दिखा दी, and they're asking for the blue light. So what I have deduced from this statement over here, that blue is going to bend more than that of red. रेड से ज्यादा बेंड होगी ब्लू। तो अगर रेड ऊपर है तो ब्लू से नीचे होनी चाहिए, should be somewhere over here. See? Could be anywhere, but it should be somewhere over here. सही, मैंने ब्लू को ज्यादा बेंड करके दिखा दिया, और जब वो इमर्ज होगी तब भी वो रेड लाइट के मुकाबले में ज्यादा बेंड हुई भी होगी। You need to show more deviation of the blue light as compared to the red light. ये कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक है, तो ये हमने इस जुमले को देखते हुए अपनी डायग्राम भी ड्रॉ कर दी। फिर भी बोलते हैं state two colors of the spectrum found between red and blue. तो भाई रेड और ब्लू के दरमियान में दो कलर्स अब बता दो। तीन तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो इनमें से कोई भी दो बता दो। ग्रीन बता दो, येलो बता दो। ये आपके यहाँ पे मार्क्स मुकम्मल हो जाएंगे। फिर वो बोलता है figure 5.2 shows the same prism with the ray of white light incident at a different angle. इस बार लाइट को थोड़ा डिफरेंटली भेजा। Figure 5.2 is complete and no spectrum is produced. मतलब white light goes in, white light comes out. So there's no dispersion of white light. और एक और चीज जो आप क्यू पे खास देख रहे हो, क्यू वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुई है।
हालांकि पहले क्या हुआ था कि पहले जब लाइट आके इंसिडेंट हुई थी तो वो एयर के अंदर बाहर आ गई थी, यहाँ पे ये लाइट बाहर नहीं आई है। वो बोलते हैं व्हाई नो लाइट इमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म एट क्यू, क्यू के ऊपर प्रिज्म में से कोई लाइट इमर्ज क्यों नहीं होती, तो आप बोलेंगे बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स as angle of incidence is more than critical angle। पूरा बताएंगे कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स as angle of incidence is greater than the critical angle। ये चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली बात भी आ गई। फिर वो बोलते हैं एक्सप्लेन व्हाई नो स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड। स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बना? स्पेक्ट्रम इसलिए नहीं बना क्योंकि सारे कलर्स एक ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गए और रिफ्रैक्शन हुई नहीं। रिफ्रैक्शन तो अगर आपका फॉर एग्जांपल ग्लास से निकल के एयर में जाता तो हर कलर अलग अलग एंगल पे बेंड होता। यहाँ पे क्या हुआ, ऑल ऑफ द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, सबका एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, सबका एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और सबका एक ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अलग कैसे होंगे? सेपरेट होने का जवाब ही पैदा नहीं होता। सेपरेशन तो तब होती जब एक कलर अलग एंगल पे जाता, अगला कलर अलग एंगल पे जाता। हम यहाँ पे क्या कहेंगे भाई, दिस इज बिकॉज all of the colors are reflected at the same angle at Q। सब एंगल आपके पास सेम आया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं है, Q के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 बिल्कुल भी नहीं है भाई, 25 है। जी सभी है फ्राइडे वाला, इस फ्राइडे को तो मैंने कोई लेसन हाँ होगा, ग्रुप पे अपलोडेड होगा बेटा, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिले तो मुझे बता दीजिएगा। जितना मुझे याद है मैंने फ्राइडे वाला लेक्चर डाल दिया था। इस बात में कोई मसला, कोई परेशानी? अब जरा सवालों पे चलते हैं। स्टेप को देख लिया हमने। ये सवाल देखते हैं। ये सवाल ये कहता है फिगर 9.1 shows a very large plane mirror inclined at 45 degrees to the horizontal beneath a pattern on a high ceiling of a hall. The mirror is set on a stand at a head height immediately below the center C of the pattern, and R and S are two rays of light from C that strike the mirror। दो लाइट रेज दिखा दी जो C से आ रही है, मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। Well, then figure 9.1 continue the rays R and S after they strike the mirror। जब वो मिरर को स्ट्राइक करें तो आप इन रेज को कंटिन्यू कीजिए। और उसके बाद बोलते हैं on figure 9.1 shows how these rays are used to locate the image of C and mark and label the position of this image with a letter R। मतलब पूरी रे डायग्राम बनवा दी उसने आपसे इन शॉर्ट। आपसे बोला गया भाई आप बताइए रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेज कैसे जाएंगी, और आपसे ये भी बोल दिया गया है कि ये बताइए कि ये किस तरह से इमेज प्रोड्यूस करेंगे और कहाँ करेंगे। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये लाइट किसी अलग एंगल के ऊपर आके इंसिडेंट हुई। तो इसको ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो सब प्रोट्रैक्टर वगैरह नहीं है, इसको ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है,
यहाँ पे अगर आपके पास बुक्स वगैरह होंगे और प्रोट्रैक्टर होगा तो मैं तरीका बता देता हूँ आपको, हमने क्या करना है। आपने रखना है यहाँ पे प्रोट्रैक्टर और सबसे पहले बना देना है नॉर्मल 90 डिग्री के ऊपर, इन दोनों पॉइंट्स पे। सबसे पहला काम आपने नॉर्मल ड्रॉ करने का करना है। सही, इसको ये सरफेस होगी ऐसी, आपने इसके ऊपर प्रोट्रैक्टर प्लेस करना है बेटा, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, और 90 डिग्री के ऊपर एक मार्क लगा के आपने नॉर्मल ड्रॉ कर देना। सबसे पहला काम आपने ये करना। फिर आप क्या करेंगे, अब क्योंकि ये लाइट रे से आ रही है, ये वाली आर जो है इस तरह से आ रही है, तो इसका कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस तो होगा जो आप नॉर्मल से प्रोट्रैक्टर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। सही, तो 90 और इसके दरमियान में कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये एंगल आ रहा होगा, आप इसको रीड कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पे ये 90 था और ये आ रहा है 30, तो बेटा ये दरमियान का एंगल कितना हो गया 60। तो लाजमी सी बात है कि भाई यहाँ पे भी जो रिफ्लेक्शन होगी वो 60 डिग्री के एंगल पे ही होगी। तो अगर 90 से आगे मैं 60 डिग्रीज देखूं तो ये हो जाएगा 150, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ऐसे जा रही होगी। तो मैं एक रैंडम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, अभी तो मैं एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ कर सकता, अभी मुझे लग कुछ ऐसा रहा है। यही भी ज्यादा लग रहा है मुझे, शायद ऐसा जा रहा होगा। प्रोट्रैक्टर के थ्रू ही मुझे मेजर करना पड़ेगा, बगैर प्रोट्रैक्टर के तो मैं जज भी नहीं कर पाऊंगा कि मेरा एंगल जो है वो सेम आया है, लेकिन इट अपीयर्स अप्रॉक्सीमेटली द सेम, नॉट वेरी मच डिफरेंट। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, ठीक है भाई, ये लाइटर ऐसे जा रही है, और जो एस आ रही है एस टेढ़ी आ रही है लाइटर, तो इसी तरह आप एस की भी रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करोगे, एस ऐसे जा रही होगी। दिस इज हाउ द लाइट रेज आर गोइंग टू मूव। ये एंगल मेजर किए बगैर नहीं बना सकते आप। सही, एंगल के थ्रू आपको अंदाजा हो गया कि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद किस तरह से जा रही है। अब आप अगर याद रखें तो आपको पता होगा कि मिरर के केस में जो इमेजेस बनती थी वो ऐसे बनती थी कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर चली जाती थी और उनकी प्रोजेक्शंस जो है वो पीछे की तरफ बनती है। प्रोजेक्शन से क्या मुराद है भाई कि ये लाइट रे हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते थे, और जहां पे लाइट रेज इंटरसेक्ट करती थी वहां पे हमें इमेज नजर आती थी। और यहाँ पे हम इसको डॉटेड बनाया करते थे। यहाँ पे हम इसको डॉटेड बनाया करते थे। डॉटेड क्यों बनाते थे भाई, क्योंकि हमें पता था कि लाइट रेज मिरर के अंदर कभी जा नहीं रही है, हमें लगता था कि वो मिरर के अंदर मौजूद। तो जहाँ पे इनकी ये प्रोजेक्शंस मीट कर रही होती थी वहां हम कहते थे कि भाई हमारे पास इमेज बनेगी। अगर मैं इमेज लोकेट करना चाहूँ, यहाँ पे इमेज यहाँ पे आ रही होगी मेरे पास।
इसमें अगर किसी को कोई इश्यू है तो पूछ लो अभी मुझसे। अगर ये जो मैंने रे डायग्राम बनाने का तरीका बताया है उसमें अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने ये बोला था कि मेरे पास ये प्लेन है सरफेस, इस पे मैंने कहा था कि हमारे पास प्रोटेक्टर रखा हुआ होगा। सही है, लाइट में मैंने बता दी थी कि लाइट रे इस तरह से आ रही थी वहां पे और आके स्ट्राइक कर रही थी। मेरा काम सबसे पहले ये था कि मैं नॉर्मल ड्रॉ करता 90 डिग्री के ऊपर, अब मेजर करता कि इस नॉर्मल में और इस इंसिडेंट में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। वो कैसे पता चलता कि भाई ये मार्क 90 का था, ये मार्क अगर 30 का था, एंगल हो गया 60 डिग्रीज का। तो मुझे ये भी पता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका एंगल भी 60 डिग्री से जाएगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का एंगल बराबर होता है। तो 90 में जब 60 प्लस करूंगा तो 150 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरे पास जो एंगल आएगा वो 150 डिग्रीज का आएगा। तो 150 डिग्रीज के ऊपर अपनी रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकता था। इस तरह से मैंने जज किया। यही चीज मैंने नीचे वाले रे के लिए भी की, लेकिन वो लाजमी बात है मैंने फिर शो नहीं की थी, क्योंकि इतना लंबा डायग्राम ड्रॉ करने का फायदा नहीं। तो कोई मसला कोई इशू है तो अभी आप पूछ सकते हो मुझसे। कोई क्वेरी नहीं है भाई? क्या बात है, माशाल्लाह समझ में आ गया आपको। तो फिर नीचे वाले पार्ट 2 3 का जवाब दे सकते हो भाई, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज। ये जो मिरर इमेज बनी है इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, 4-5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज बता दी तुमने मुझे मुर्तजा। व्हाट अबाउट दिस? कुछ याद है प्रॉपर्टीज? देखो ये रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम लोग, और अभी अक्टूबर नवंबर का टाइम है, ये बहुत मसला करेगा। जब तक प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं रखोगे, अक्टूबर नवंबर मई जून की तरह नहीं है, टाइम नहीं मिलता, पानी एकदम से सर के ऊपर से जाता है और फिर आप बस हाथ पैर मारते रह जाते हो तैरने के लिए। तो क्यों कहते हैं अक्टूबर नवंबर मुश्किल होता है? सारे बच्चे आपको ये कहानियां गाते रहते हैं ना, अक्टूबर नवंबर मुश्किल होता है, अक्टूबर नवंबर मुश्किल होता है। वो इसलिए मुश्किल होता है, टाइम कम होता है। और हम पढ़ाई ऐसे कर रहे थे जैसे मई जून की तैयारी है, वो तो बहुत टाइम पड़ा है, करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे पास से पास। एकदम से सारे पेपर मुंह पे आ जाते हैं और अब समझ भी नहीं आ रहा होता, हौके में हाल आ जाते हैं इंसान को, हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं। अब मैं क्या करूँ? अब मेरी इसकी प्रैक्टिस नहीं है, मेरा वो रिवाइज नहीं हुआ, मेरा ये रिवाइज नहीं हुआ, टीचरों को मैसेज किए जाते हैं, सर मुझे ये रिवाइज करवा दें, सर ये दोबारा रिवीजन करा दें, सर ये चीज समझ नहीं आ रही, सर वो चीज समझ नहीं आ रही। 2 हफ्ते पहले एग्जाम से पहले क्या क्या करवाएगा बंदा? अक्टूबर नवंबर में रिवाइज ना करना, हर हफ्ते का काम आपका अगले हफ्ते रिवाइज होना चाहिए। फ्राइडे सैटरडे संडे के अंदर जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती है, आप रिवाइज करें बैठ के उस चीज को, उसके क्वेश्चन जितने हो सके, जो आ रहा है करो, नहीं आ रहा नहीं करो, छोड़ दो, लेकिन रिविजन करो। If you're not going to revise, you'll forget everything. And believe me, this October, November is not going to like let you go. Will punish you in the way you have never experienced yourselves. हर बच्चे का अक्टूबर नवंबर में ग्रेड गिरता है ना, ये तो सुना है ना, हर कोई आके ये बोल रहा होता है कि भाई अक्टूबर नवंबर मुश्किल है, वो इसलिए मुश्किल होता है। पढ़ते मई जून की तरह हो, पेपर अक्टूबर नवंबर में देना होता है आप लोगों ने। मेरी इस वक्त थोड़ी सी मजबूरी है कि मैं आप लोगों के एग्जाम्स नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि ये फिजिकल एग्जाम्स लेने में ही ज्यादा फायदा होता है, थ्योरी क्वेश्चन असेस नहीं हो पाते। एमसीक्यू में भी इतना मसला नहीं आता कि अक्सर
लोड हो रहा है, नेट का इशू आ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, तो I'm not very much comfortable with that online testing examination at the moment, until and unless I have my own system. इसका मुझे पता है इन एंड आउट कि हाँ ये चीज़ें मैं यहाँ पे असेस कर सकता हूँ. Still, physical has its own importance. So do not force me to take some measures which are not for your own betterment. हाँ मखैर में बोलोगे कि सर बहुत ज़्यादा सख्ती करना शुरू होगा. जब एक चीज़ करवा दूँ अगले हफ्ते वो रिवाइज होनी चाहिए. और मैं यही क्या करूँगा कि अगर वो चीज़ रिवाइज नहीं है, मैं रैंडमली किसी से भी कोई भी सवाल पूछ लूँगा. इफ इट्स नॉट रिवाइज, यू आर गोना बी किक्ड आउट ऑफ द क्लासरूम. If someone asks you about the two characteristics of the image formation by a plane mirror, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि भाई ये वर्चुअल इमेज होती है. Not real, because the light rays are not meeting at that point in reality. Light rays उस जगह पे जाके मीट नहीं करती. It only appear, they only appear to meet. जैसे ये है, मिरर से टकरा के बाहर चली गई. मिरर के अंदर बस लग रहा है कि शायद वो लाइट रेज मिल रही होगी. इसी तरह yes, they are of same size. और इसके अलावा they are upright, मतलब if you are standing heads up, you'll see yourself heads up. इसके अलावा आपके पास they are laterally inverted. Lateral inversion का मतलब क्या है? The right appears as left and the left appears as right. पहले मामलात होते हैं. इस तरह की 5 प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी. मिरर से डिस्टेंस सेम मिलता है आपको. अब वो बोलते हैं suggest how the mirror have visitor to the hall to see the patterns of the ceiling. जो विजिटर्स आए उनको सीलिंग पे लगा हुआ पैटर्न कैसे नजर आ रहा होगा. आप ये कह सकते हो कि the image of the ceiling will be visible on the mirror at the head height. उनके जो हेड हाइट है जहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए खड़े हुए थे, ऑब्जर्वेशन की बिल्कुल नजर के सामने पूरी सीलिंग की इमेज उनको नजर आ रही है. उनको सर उठा के ऊपर तक नहीं देखना पड़ेगा. They will be able to see this entirely in front of them. अब ये बोलते हैं violet light from C has a wavelength of 4 exponent minus 7 meters. C से आने वाली violet कलर की लाइट की वेवलेंथ दे दी. Calculate the frequency of this light, clearly stating the value of any constant used in the calculation. वेवलेंथ दे दी है और आपसे फ्रीक्वेंसी मांगी जा रही है. हमारे पास एक फॉर्मूला है V equals f lambda, जो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को एक साथ लिंक करता है. जो स्पीड में यहाँ पे यूज करूंगा वो स्पीड ऑफ लाइट होगी. That is 3.0 exponent 8. फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ 4 exponent minus 7 meters. तो यहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. Turns out to be 7.5 exponent 14. Yes, Murtaza, you have to memorize the speed of light. ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए. पेपर में नहीं गिवन होगा ये. 3 exponent 8 meter per second. It's not that hard to remember. कोशिश करना ये अच्छे तरीके से आपको याद होगा.
अब वो बोलते हैं two different components of electromagnetic spectrum that have wavelength smaller than the wavelength of violet light. इसके लिए electromagnetic spectrum पढ़ाना पड़ेगा, अभी मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं ये वाले आगे के जो पार्ट्स है वो अभी आपको नहीं करवाना है। हाँ भाई, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, ये कर लेते हैं, उसके बाद लेसन एंड करेंगे हम। बोलते हैं लेजर प्रोड्यूसेस रेड लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.7 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज, द स्पीड ऑफ लाइट इज 2 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड इन ग्लास। ये ग्लास के अंदर अलग है, वो जो स्पीड ऑफ लाइट मैंने बताया कि एब्सोल्यूट होती है, वो वैक्यूम के अंदर होती है। वो बोलते हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ इन ग्लास ऑफ लाइट फ्रॉम दिस लेजर। लेजर से लाइट निकल रही है, आप उसको मालूम कीजिए। तो फॉर्मूला लगाओ, V इक्वल्स एफ लैम्डा। इन शॉर्ट 4.3 एक्सपोनेंट -7 होगा। बिल्कुल, इसका असल पार्ट बी है जो मुझे करवाना है। What describe an experiment to verify the law of reflection of light. You may include a diagram in your answer. ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करने का हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है, और वो होता है मिरर और पिन का एक्सपेरिमेंट। वैसे तो ज्यादातर एटीपी में असेस होता है, तो मैं एटीपी के अंदर करवाते हुए बस समझाता हूँ, लेकिन अभी सवाल सामने आ गया तो बता। बेटा एक्सपेरिमेंट किया ऐसे जाता है कि वी हैव अ बोर्ड, वी हैव अ पिन बोर्ड, और यहाँ पे हम एक मिरर प्लेस कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे एक मिरर प्लेस कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम कि हम दो पेन्स एक साइड पर रखते हैं। सही है, ये दो पेन्स ऐसे काम करते हैं जैसे एक इंसिडेंट रे काम कर रही होती है। मतलब मिरर के अंदर ये हमें जो है वो दो पेन्स जो है ये ऐसे, ये इसलिए बना के यहाँ पे लगाई जाती हैं कि ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि हमारे पास इंसिडेंट रे हो, और यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अपनी आई को मूव कर रहे होते हैं, ये देखने के लिए हमें दोनों पेन्स एक दूसरे के पीछे नजर आ जाए। ठीक, मैं इसकी एक वीडियो अभी आप लोगों के साथ क्लास के एंड में ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। और जहाँ हमें ये दोनों चीजें नजर आती हैं, हम वहां पे अपनी बाकी जो दो पेन्स है वो भी प्लेस कर देते हैं। मतलब वी नीड 4 पेन्स फॉर दैट। पहले पिन 1 एंड पिन 2 लगाया, सही है, और मिरर के राइट साइड से फिर उन दोनों पेन्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऐसे अपनी आई की मूवमेंट की राइट या लेफ्ट थोड़ी सी कि दोनों पेन्स एक दूसरे के पीछे नजर आ जाए। जब दोनों पेन्स एक दूसरे के पीछे नजर आना शुरू हो गई, तो पिन 3 और पिन 4 को हमने उनके पीछे इंसर्ट, उनके उसी लाइन के अंदर इंसर्ट कर दिया।
अब मैं इसके बारे में एक्सपेरिमेंट है, सही। हमने क्या करा भाई, यहाँ पे we place 2 pins P1 and P2 in front of mirror at left, लेफ्ट साइड पे मिरर के सामने आपको प्लेस करना। Observe the reflection of P1 and P2 from right and adjust position of eye until P1 and P2 appear one behind another. Yeah, appear in line. Once you're done with that, place P3 and P4 in line of the image. See, once you're done with that, पेन्स हटाइए, मिरर हटाइए, मिरर की जगह एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दीजिएगा ताकि पता हो कि भाई यहाँ मिरर लगा हुआ है। पिन 1 और पिन 2 को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे आप, और पिन 3 और पिन 4 को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे आप। जब आपके पास ये डायग्राम बन जाएगी, इट वुड लुक समवॉट लाइक दिस। ये पेपर होगा आपके पास, उस पे एक ये लाइन डली हुई होगी जो मिरर की लोकेशन बता रही होगी, एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन। इस तरह से आपको पेपर के ऊपर नजर आएगा। यहाँ पे आपके पिन 1 और पिन 2 हुआ करते थे, यहाँ पे आपके पास पिन 3 और पिन 4 हुआ करते थे। पिन हटा दिया आपने। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये एंगल्स मेजर कर लेंगे। आपको ये नजर आएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। ये आवाज क्या बाकियों की भी बहुत स्लो आ रही है? सही है, हो सकता है इंटरनेट का कोई इशू हो गया। अब हम इस चीज को लिख सकते हैं भाई कि रिमूव पिन्स एंड मिरर, join P1 and P2 to mirror and P3 and P4 to mirror. Measure angles from normal. सही, नॉर्मल से एंगल मेजर कीजिए। ये एंगल आई, ये एंगल आर। एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास बराबर है। इसका चाहो तो स्नैपशॉट लें। ठीक है भाई, चलिए बाकी पार्ट्स आप लोग कोशिश करिएगा अटेम्प्ट करने की। अगर कोई मसले हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम लेंसेज शुरू करेंगे। जिनके पास बुक्स नहीं है काइंडली वो बुक जाके कलेक्ट कर ले। बुक 3 है या हमारे पास, सही है, वेव्स की। ये बुक कलेक्ट कर लो ताकि आपके पास जो कंटेंट हो वो सारा अवेलेबल हो और कल हम इसको सही तरीके से सॉल्व कर सकें।